नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में जाने वाले हैं जिसका सीधा असर पूरी अर्थव्यवस्था और हर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय रुपए की लगातार गिरती कीमत की। अगर हम इसे एक पेशेवर अर्थशास्त्री के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ बाजार का कोई आम उतार चढ़ाव नहीं है। इसके पीछे कई गहरी मैक्रो इकोनॉमिक सच्चाइयां छिपी हैं। आज हम उन बुनियादी और ढांचागत कारणों की पूरी पड़ताल करेंगे जो हमारी करेंसी को लगातार नीचे की ओर धकेल रहे हैं। 96.25 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपए का ये करंट लेवल इस वक्त मार्केट में एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक चिंता पैदा कर रहा है। क्या हमारी करेंसी बहुत जल्द 100 का आंकड़ा छू लेगी? सोचने वाली बात है कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद कोई भी ग्लोबल क्राइसिस आते ही हमारी मुद्रा इतने भयंकर दबाव में क्यों आ जाती है। आज हम बिल्कुल इसी आर्थिक पहेली को डिकोड करने वाले हैं। इस पूरी सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हमने आज के एजेंडे को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, शतक की ओर बढ़ता रुपया। दूसरा, हमारा ढांचागत व्यापार घाटा। तीसरा, विदेशी निवेश की निकासी। चौथा, बाजार की अस्थिरता बनाम दीर्घकालिक रुझान। और पांचवां, रिजर्व बैंक की रणनीतियां। चलिए बिना देर किए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, शतक की ओर बढ़ता रुपया। देखिए, जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जैसी कोई अचानक ग्लोबल घटना होती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन और कच्चे तेल पर तुरंत असर पड़ता है। मार्केट में पैनिक फैल जाता है और इन्वेस्टर्स सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागने लगते हैं। इसका सीधा असर हमें रुपए की अचानक कमजोरी के रूप में तुरंत नजर आता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक लक्षण है, असली बीमारी कुछ और है। अब असली डेटा में जाने से पहले आइए जरा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में, जब कोई भी देश अपने एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई के मुकाबले इंपोर्ट यानी बाहर से सामान मंगाने पर ज्यादा पैसा खर्च करता है तो उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है और लोकल करेंसी कमजोर होने लगती है। यही वो अर्थशास्त्र है जो हमारी मुद्रा की असली ताकत तय करता है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, द स्ट्रक्चरल ट्रेड डेफिसिट। ये है वो असली आर्थिक बीमारी। हमने अभी लक्षण देखे, लेकिन ये बीमारी रातों रात पैदा नहीं हुई है। हमारी अर्थव्यवस्था की बनावट ही कुछ ऐसी है जो हमें लगातार बहुत भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करने पर मजबूर करती है। आइए देखते हैं कैसे। अब जरा इस अप्रैल के व्यापारिक आंकड़ों पर नजर डालिए। यहां सबसे अहम बात यह है कि खजाने से पैसा निकल कितनी स्पीड से रहा है। अप्रैल में हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स यानी कुल कमाई थी 43.56 अरब डॉलर, जो कि 4 साल के उच्चतम स्तर पर है। लेकिन इसके ठीक सामने हमारा इंपोर्ट बिल देखिए, 71.94 अरब डॉलर। मतलब सिर्फ एक महीने में हमारा व्यापार घाटा लगभग 28 अरब डॉलर रहा। जब कमाई से इतना ज्यादा खर्च लगातार बना रहेगा तो डॉलर की डिमांड स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी ही और रुपया कमजोर होगा। तो आखिर ये सारे डॉलर जा कहाँ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी तेल पर निर्भरता। भारत अपनी तेल की 85 से 90% जरूरतें इंपोर्ट से पूरी करता है और इसका भुगतान डॉलर में ही होता है। अब वैश्विक तनाव की वजह से तेल महंगा हुआ तो ये बिल और भी बढ़ गया। इसके अलावा सोने के इंपोर्ट में 81% और चांदी के इंपोर्ट में 157% का भारी उछाल आया है। सोचिए, सिर्फ तेल और ये कीमती धातुएं मिलकर हमारे डॉलर रिजर्व को कितनी तेजी से सोख रही हैं। अब शिफ्ट होते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, विदेशी निवेश की निकासी। व्यापार घाटे के बाद रुपए के गिरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है विदेशी पूंजी का तेजी से बाहर जाना। आमतौर पर जब व्यापार घाटा बढ़ता है तो उसकी भरपाई विदेशी निवेश के जरिए की जाती है। लेकिन सोचिए, अगर इन्वेस्टर्स ही अपना पैसा निकालकर भागने लगें तो बाजार पर कैसी दोहरी मार पड़ेगी। इस चार्ट को देखिए, ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई की। पूरे साल 2025 में विदेशी निवेशकों ने हमारे बाजार से 1.6 लाख करोड़ रुपए निकाले थे। इसे अपने आप में एक बहुत बड़ी बिकवाली माना गया था। लेकिन 2026 के सिर्फ पहले 4 महीनों का डेटा देखिए, उन्होंने 1.92 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। मतलब पिछले पूरे साल में जितना पैसा बाहर गया उससे कहीं ज्यादा सिर्फ 4 महीनों में चला गया। जब इतनी प्रचंड गति से डॉलर बाहर जाएगा तो उसके मुकाबले रुपए का गिरना एक गणितीय निश्चितता बन जाता है। चलिए अब इसे एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, अस्थिरता बनाम दीर्घकालिक रुझान। क्या रुपया सिर्फ ईरान अमेरिका की टेंशन की वजह से गिर रहा है? बिल्कुल नहीं।
एक पेशेवर विश्लेषण के लिए हमें मौजूदा भू राजनीतिक अस्थिरता और लंबे समय से चल रही गिरावट के पैटर्न को अलग-अलग करके देखना होगा। रुपए में गिरावट की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पिछले 4 सालों में डॉलर 20 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है, और तो और पिछले 1.5 साल के अंदर ही इसमें 10 रुपए का उछाल आया है। आज हम 96.25 पर खड़े हैं। यह ट्रेंड साफ साबित करता है कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल तनाव सिर्फ एक ट्रिगर है, लेकिन हमारी करेंसी का यह ढलान काफी पहले से और बहुत स्थिर गति से चला आ रहा है। इस पूरी सिचुएशन को हम एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी से समझ सकते हैं। हमारी ढांचागत कमजोरी उस दीवार की तरह थी जिसे दीमक ने अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था, और जो ये भू राजनीतिक संकट आया है वो बस एक भूकंप था जिसने उन दरारों को सबके सामने ला दिया। ये एकदम सटीक अर्थशास्त्र है। हमारा ढांचागत व्यापार घाटा बिल्कुल उस दीमक की तरह काम कर रहा है, और विदेशी युद्ध वो भूकंप है जिसने हमारे रुपए की कमजोरी को दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब कर दिया। अब जब हमने इस बीमारी और उसके पीछे के कारणों को अच्छे से समझ लिया है, तो बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक समाधान की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नजरिए से देखते हैं कि इस लगातार हो रहे आर्थिक रिसाव को रोकने और बाजार को संभालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आर्थिक रिसाव को रोकने के लिए आरबीआई एक बहुत ही तार्किक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। वो रुपए को किसी एक फिक्स्ड रेट पर बांधकर नहीं रखते हैं। सबसे पहले बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव की निगरानी की जाती है। फिर जब डॉलर की भारी कमी होती है तो आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकालता है और बाजार में इसकी सप्लाई बढ़ा देता है। इससे होता यह है कि डॉलर का रेट बहुत ज्यादा तेजी से भागने से रुक जाता है और करेंसी कुछ हद तक स्थिर होने लगती है। ये एकदम क्लासिक डिमांड और सप्लाई का अर्थशास्त्र है। लेकिन इस स्थिरता की अर्थव्यवस्था को एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस टेबल को देखिए, संकट शुरू होने से पहले हमारा फॉरेक्स रिजर्व 728 अरब डॉलर के बहुत मजबूत स्तर पर था, जो अब घटकर लगभग 690 अरब डॉलर रह गया है। और सबसे हैरान की बात तो यह है कि सिर्फ बाजार के इस पैनिक को संभालने के लिए अकेले मार्च के महीने में आरबीआई ने लगभग 28 अरब डॉलर खर्च कर दिए। ये हमारे रिजर्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो सिर्फ रुपए को फ्री फॉल से बचाने के लिए झोंक दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होने वाला है? फ्यूचर को लेकर यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग आर्थिक नजरिए हैं जिन्हें हमें निष्पक्ष रूप से तौलना होगा। एक तरफ है पैनिक का नजरिया, जहां कुछ विशेषज्ञों को डर है कि रुपया 110 के पार भी जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ब्रोकरेज हाउसेस का एक अधिक सधावा नजरिया है। उनका मानना है कि अगर विदेशी निवेशक बाजार में वापस लौट आते हैं या वैश्विक स्तर पर कोई ट्रेड डील हो जाती है तो रुपया रिकवर करके 86 से 90 के लेवल पर स्थिर भी हो सकता है। अंत में हम एक बहुत ही विचारणीय बिंदु पर आके रुकते हैं। विदेशी निवेश को वापस खींचने के लिए कुछ ढांचागत बदलावों पर विचार किया जा रहा है, जैसे कि सरकारी बॉन्ड्स पर लगने वाले 20% विदहोल्डिंग टैक्स को कम करना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ टैक्स घटाना अमेरिका की इतनी ऊंची ब्याज दरों के बीच विदेशी कैपिटल को वापस लाने के लिए काफी होगा? क्या ये नीतियां हमारी उस दीमक लगी दीवार को वाकई मजबूत कर पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले कुछ महीनों में ही मिलेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।